Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? So you all are doing well. This is our second lecture of chapter homeostasis. Now पहले हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस को पढ़ा था, उसकी एक्सप्लेनेशन की थी और हमने जो है उसके कंपोनेंट्स बताए थे लाइक ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। आज हमने ये पढ़ना है कि जो होम्योस्टेसिस है वो सेल लेवल पर भी होती है। अब जैसे कल हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को मेंटेन रखता है, ऑर्गेनिज्म तो रखता ही रखता है, लेकिन वो अपने सेल लेवल पर अपने जो है वो एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है। अब सेल लेवल पर कैसे मेंटेन रखते हैं इस चीज को हम यहाँ से पढ़ेंगे। इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की फ्लक्चुएशन एट सेल लेवल बट इन नैरो रेंज। जैसे कि एक सेल है ना, अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसका जो सेल है उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करता रहता है, भी चेंज होता रहता है। जैसा कि एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होगा तो एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी असर होगा और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के हर सेल के ऊपर असर होगा, लेकिन नैरो रेंज में होगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर बाहर का टेम्परेचर जो है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो नैरो रेंज में रहेगा, या तो 36 हो जाएगा या फिर 38 तक जाएगा, इससे ज्यादा वैक्सीन नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड एज नैरो रेंज। नेक्स्ट है इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट एज कंपेयर्ड टू द एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। अब जो सेल है ना वो अपने आप को चेंज करता है, अपनी एनवायरनमेंट को चेंज करता है, लेकिन अपने इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के लिहाज से। अब इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर की टर्म्स यहाँ पर आई हैं तो आपको इसका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट से क्या मुराद है और एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट से क्या मुराद है। इसको थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। दिस इज बेसिकली अ सेल। ये सेल है, ये सेल के आसपास का एनवायरनमेंट है इनसाइड द मेम्ब्रेन। दिस इज बेसिकली अ मेम्ब्रेन, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है। अब सेल का जो मेम्ब्रेन से इनसाइड वाला एरिया होगा उसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, जो मेम्ब्रेन के अंदर आता है। जो मेम्ब्रेन से बाहर आएगा वो एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है। तो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट और एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस क्या है इनको देख लें। Intracellular environment is basically inside the membrane, this area, and extracellular environment is outside the membrane, basically this one. जो membrane से बिल्कुल बाहर वाला एरिया होता है extracellular कहलाता है। मोस्टली जो होती है ना लेस चेंजेस अगर हो रही होती है एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट है हमारी जो चेंजेस होती हैं एक सेल है उसको जो एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता जब टेम्परेचर बाहर से तेज हो गया, जब बाहर से कोई सा भी चेंज आ गया। लेकिन ये जो सेल है ना ये फ्लक्चुएट अपने आप को करता है। इस सेल के एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं, यहाँ पर चाहे जितनी भी चेंजेस आए वो सेल अपने आप को मेंटेन कर लेगा, लेकिन अगर यहाँ पर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन अगर चेंजेस आएंगी तो सेल को असर होगा, ये इसके हिसाब से अपने आप को फ्लक्चुएट करेगा, चेंज करेगा। ठीक हो गया। और जो ज्यादातर चेंजेस अगर होती है वही मैंने जैसे आपको बताया इनसाइड द मेम्ब्रेन जो ज्यादा चेंजेस अगर होती है इस वजह से वो इस सेल के ऊपर ज्यादा असर डालती है। नेक्स्ट हमें देखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, कि ये जो एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है आउटसाइड द मेम्ब्रेन इसकी अपनी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब वो कौन-कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट जो है वो इंटरस्टिशियल है, फर्स्ट इंटरस्टिशियल है और सेकंड क्या है वैस्कुलर है। अब इंटरस्टिशियल क्या है? ये अराउंड द टिश्यू होता है, ये मैंने डायग्राम के जरिए यहां पे समझाया हुआ है। और सेकंड क्या है वैस्कुलर है। अब इंटरस्टिशियल से क्या होता है? टिश्यू और उसके आउटर एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल, यानी कि एक टिश्यू को और उसके अराउंड का जो एनवायरनमेंट होगा वो इंटरस्टिशियल होगा या इंटरस्टिशियल होगा। ये टिश्यू है, इसके अराउंड का एनवायरनमेंट क्या है आउटर एनवायरनमेंट, वो क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल एनवायरनमेंट। दिस इज बेसिकली टाइप ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। और जब मैं बात करूंगी एक सेल की इनसाइड द वेसल, फॉर एग्जांपल ये सेल है ब्लड का सेल है और ये जो बंद है एक ब्लड वेसल के अंदर, इसको मैं कहूंगी वैस्कुलर एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, यानी कि है तो एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट लेकिन वो है इसके अंदर एक वेसल के अंदर है, ब्लड वेसल के अंदर। ठीक हो गया। चेंज इन एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट कैन आल्सो ब्रिंग चेंज इन इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। ये बात यहाँ पर जरा थोड़ी सी समझने वाली है कि जैसे जैसे हमारे एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, ये एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट आपको नजर आ रहा है ना, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट कह सकते हैं। जैसे कि आजकल के दौर में आजकल के दिनों में क्या हो रहा है बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बाहर 47-48 जो है वो हमारा टेम्परेचर जा रहा है, इसके हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही है। हम थोड़ी देर अगर हम विदाउट एसी बैठे होते हैं तो हमारी बॉडी को अच्छा खासा फील होता है, क्योंकि हमारी इनसाइड बॉडी जो है वो इस चीज को फील कर रही होती
स्मूथ की बॉडी को करेगा। लेकिन हमारा जो होमियोस्टैसिस है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि बाहर चाहे जितना भी चेंज हो जाए, बाहर चाहे बहुत ज्यादा सर्दी हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, उसके हिसाब से हमारी बॉडी ने उसी टेम्परेचर पर नहीं जाना। हमारा होमियोस्टैसिस जो है वो अपनी थर्मो रेगुलेशन को, जैसे कंपोनेंट के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया है कि थर्मो रेगुलेशन के जरिए अब हमारा होमियोस्टैसिस इस बात को इंश्योर करेगा कि हमारा टेम्परेचर जो है वो नैरो रेंज में रहे। अब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ नैरो रेंज। तो नैरो रेंज से मुराद क्या है कि करीब करीब रहे एक्चुअल रेंज में। फॉर एग्जांपल हमारा जो नेचुरल जो हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसके ऊपर हमारी बॉडी जो बैलेंस रहती है, स्टेबल रहती है। लेकिन बाहर हमारे एक्सट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में जैसे चेंजेस आएंगे तो अल्टीमेट बात है हमारा इंट्रासेलुलर चेंज होगा, ये अल्टीमेट बात है। लेकिन हमारा होमियोस्टैसिस जो है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि बाहर की फ्लक्चुएशन 100% हमारी बॉडी को असर ना करे। वो भी हमारे होमियोस्टैसिस से थर्मो रेगुलेशन को एक्टिवेट करवा देता है। जैसे ही थर्मो रेगुलेशन हमारे एक्टिवेट होगा, ये वो फिनोमेना वर्क करेगा, तो हमारा जो टेम्परेचर है जहाँ बाहर 47 48 हो रहा है, हमारा इस साइड का टेम्परेचर जो है वो नैरो रेंज में होके या तो 36 पे हो जाएगा, कम तो नहीं होगा। फिर अगर बहुत ज्यादा सर्दी होगी तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो 36 पे जा सकता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो हमारा टेम्परेचर 38 से बढ़कर 30 और हो जाएगा। इससे ज्यादा तक हमारा जो होमियोस्टैसिस है इसको नहीं जाने देता। इसी वजह से हम होमियोस्टैसिस को अपनी बॉडी का प्रोटेक्टिव मेजरमेंट भी कहते हैं, या प्रोटेक्टिव प्रोसीजर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें बाहर की फ्लक्चुएशन जो फॉर्म से बचा रहा होता है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि होमियोस्टैसिस डज नॉट मीन टू कीप फिक्स्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। ये वही बात है जिसके बारे में मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दी है कि होमियोस्टैसिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं इस बार मैं थर्मो रेगुलेशन की बात करूंगी कि अगर हमारे इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और स्टेबल है, तो मैं कहती हूँ हमारा होमियोस्टैसिस एक्टिवली वर्क कर रहा है। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं कहती हूँ मेरा होमियोस्टैसिस जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाहर अगर 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है तो मैं कहूँगी कि नहीं मेरा तो 37 है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो होमियोस्टैसिस है वो वर्क करता है, ये बात है कि होमियोस्टैसिस जो है अपना 100% करता है वर्क, लेकिन 100% वो करता है लेकिन फिक्स रेंज वो फिर भी नहीं दे सकता। 37 को कभी अचीव नहीं करवा सकता। ये 37 से एक फिगर जो है बढ़ा के दे देगा 38 डिग्री सेंटीग्रेड मेरी बॉडी का टेम्परेचर होगा, इससे एक्सीड नहीं करेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो मेरी बॉडी जो है वो 38 तक अपना टेम्परेचर रखेगी। इससे ज्यादा जो है होमियोस्टैसिस इस चीज को इंश्योर करवाता है कि इससे ज्यादा मेरा टेम्परेचर ना जाए। अगर बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो होमियोस्टैसिस जो है वो इस चीज को इंश्योर करवाता है कि बॉडी टेम्परेचर जो है 36 रहे या इसी रेंज में रहे, इससे ज्यादा ना हो। तो ये हमारी होमियोस्टैसिस का बेसिकली फंक्शन है। तो बार बार मेरी ये चीज रिपीट करने का मकसद ये है कि नैरो रेंज में होमियोस्टैसिस वर्क करता है। कभी भी ये फिक्स अमाउंट अचीव करने में हमारी हेल्प नहीं करता है, ये हेल्प करता है लेकिन बॉडी को स्टेबल रखने के लिए विद इन नैरो रेंज, नॉट अ स्पेसिफिक फिगर लाइक 36 और एनीथिंग एल्स। That's it for today. Hope so you learn it, you understand it. If you have any kind of query, you can ask me. Thank you very much.